पहुंचे हैं, और प्रिंकल दास जी, जेपी जायसवाल जी और सत्यप्रकाश शर्मा जी का मैं स्वागत करना चाहूंगा। और सबसे पहले क्योंकि जेसीसी जे कांग्रेस से ही अलग होकर एक पार्टी बनी, और इन दिनों जेसीसी जे के युवा नेता हमारे साथ में मौजूद हैं, प्रिंकल दास जी, आपको लगता है कि यहां पे थर्ड फ्रंट के तौर पे जेसीसी जे अपने को मजबूत स्थिति में देख पाती है? जी, आपको बताना चाहूंगा, अविभाजित मध्य प्रदेश के इतिहास में अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी विकसित हुई है तो वो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ही है। अपने दम में अजीत जोगी जी खुद की 5 सीट होती है। मैं तो चैलेंज करना चाहूंगा, रमन सिंह साहब 15 साल से सीएम थे, उनका रिमोट कंट्रोल दिल्ली से ऑपरेट होता है। हमारा रिमोट कंट्रोल दिल्ली से ऑपरेट नहीं होता, रायगढ़ की जनता से ऑपरेट होगा, प्रदेश की जनता से ऑपरेट होगा। और हम ये बताना चाहेंगे 14% का वोट बैंक है हमारे पास, जो हमारा गठबंधन था। और 2003 से लेके 2013 तक के चुनाव में जो सरकार बनने का जो वोट परसेंटेज डिस्टेंस था वो 1% से भी कम था, और हमारे पास आज 14% है। और इस समय अभी जो 2023 के चुनाव रहेगा, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। मतलब आपका इतना कॉन्फिडेंस कहे या ओवर कॉन्फिडेंस, पिछली बार भी यही बात निकल के सामने आ रही थी कि जेसीसी जे के बिना सरकार नहीं बन सकती। जी, हम अब हमारे साथी लोग भाजपा के भी यहाँ पर होंगे जी, हम माटी खराब नहीं किए हैं। 7 सीट हमारा गठबंधन आया। इससे पहले विद्याचरण शुक्ला जी ने भी कोशिश की थी 2003 में, 6-7% का वोट बैंक था और 1 सीट जीत पाए थे। ये स्वर्गीय अजीत जोगी जी का ही जो जनाधार है प्रदेश में और विश्वसनीयता है, उसी के आधार पे हमने 7 सीटें हासिल की। और इस बार भी हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। हम पूरे 90 सीटों में बहुत बल से चुनाव लड़ रहे हैं। और इसीलिए आप पिंक पहन के भी आए हैं जी, जो पिंक जी जी, ये हमारा पार्टी का कलर है जी जी। और पार्टी का सिंबल भी काफी जी, हल चलाता किसान। इस बार लेकिन हल चलाता किसान जो है उस पर बहुत काम हुआ कांग्रेस सरकार में, जो कांग्रेस तमाम बातों को रखती है कि हल चलाते किसानों के साथ इंसाफ किया कांग्रेस ने। इंसाफ क्या है? उन्होंने जो भी किया केवल किसानों को छला है। अगर वो बोनस मतलब दे भी रहे हैं तो 4 किस्तों में दे रहे हैं, पार्ट में दे तो रहे ना, दे रहे हैं तो हम 4000 देंगे और हमारे पास बाध्यता नहीं रहेगी प्रति एकड़ 20 क्विंटल। साहब उन्होंने दे दिया, आप बोले कि देंगे, दोनों में फर्क है ना। नहीं, दिया तो अभी भी तो पेंडिंग है। कितना अमाउंट? आप राइस मिलर से पूछिए उनकी स्थिति क्या है। मेरे सूत्रों से मेरे पास भी खबर आया था कि राइस मिलर्स का पैसा पिछले 1 साल में राइस मिलर्सों की संख्या बढ़ गई छत्तीसगढ़ में। अभी इस पे तो में कैसे कहा जाएगा। चलिए जवाब ले लेते हैं। जेपी जायसवाल जी हमारे साथ में, जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के। राइस मिलर्स की संख्या बढ़ती है, किसानों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन विपक्ष को नजर नहीं आता। दिन प्रतिदिन मैं सबसे पहले तो आपका आभारी हूं जो आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, जितना भी किसान दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं वो अपनी मेहनत के बल पे बढ़ रहे हैं, और उनकी जो खेती किसानी का जो दायरा है वो भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और आगे भूपेश सरकार जी ने अभी घोषणा पत्र में अभी देने वाले हैं कि 4000 से ऊपर और 20 क्विंटल चावल का उठाव करेंगे। 20 क्विंटल धान चावल तो बनेगा, उसके बनेगा वो राइस मिल। चावल पे तो काफी राजनीति हो रही है। बीजेपी ये कह रही है कि हम चावल खरीदते हैं, केंद्र सरकार चावल खरीदती है, आप लोग तो खरीद मतलब कि पैसा हम देते हैं और वाहवाही आप लोग लूटते हैं। ऐसा नहीं है। पीयूष गोयल जी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए रायपुर में। चलिए सत्यप्रकाश शर्मा जी, ये चावल और धान की राजनीति आपको लगती है कि छत्तीसगढ़ में इसी के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी? ऐसा नहीं है जी। भाजपा 15 साल से छत्तीसगढ़ में थी, लेकिन किसानों के बारे में कभी नहीं सोचा। कांग्रेस आते ही किसानों के लिए काम करी। चलिए, तो किसानों के लिए बहुत काम हुआ। हल चलाता किसान जो सिंबल है जेसीसी जे का, और जेसीसी जे का ये कहना है कि हम आएंगे
तो ये करेंगे। शपथ पत्र की बात भी कर रही है जेसीसी जे। हम शपथ अमित पत्र जोगी जी ने कहा कि राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेंगे अगर हमारी सरकार नहीं बनेगी तो। नहीं ऐसा सरकार नहीं अगर हाँ। अच्छा, अगर वो वादे पूरे नहीं हाँ, करेंगे तो हाँ। उन्होंने ये कहा कि आप मुझे सूली पे चढ़ा देना हाँ अगर हम ये ना करेंगे तो। जी। ऐसा उन्होंने कहा। और मैं बताना चाहूंगा कि आप अगर पार्ट पार्ट में पैसे दे भी रहे तो खाद के नाम पे जो किसानों को लूटा है उसका हिसाब कहां होगा? ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। खाद तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है खाद। देखिए, तो उसका व्यवस्था का जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट का है, किसानों का नहीं है। जो किसान हलाकान हो रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं, उसके बाद उनके ऊपर दबाव पूर्वक जो खाद खरीदने के लिए अभी तो वो जैविक किया जा खाद रहा की है। बात हो रही है। जी, वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी तो कह रहे हैं कि जैविक खाद से खेती होनी चाहिए। कह तो बहुत कुछ रहे हैं। अभी भी आए थे, वो बोले G20 का कार्यक्रम मीटिंग यहाँ हुआ तो बाद में हुआ, लेकिन ठीक है, भविष्यवाणी करके ऐसा होता नहीं है। राजनीति में बहुत कुछ हो सकता है आज के समय में। जी, मैं समझ सकता हूँ। जी। राजनीति में तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन दोनों पार्टियां। आप क्या सोच के आए थे राजनीति में? जी, हम तो सेवा के दृष्टिकोण से आए थे। जी। जोगी जी के सिपाही बन के पार्टी की सेवा करेंगे और प्रदेश की जनता की भी सेवा करेंगे। हम उसमें बहुत हद तक सफल हैं। जोगी जी ने जब पार्टी बनाई तो हम लोगों को उन्होंने लंच में इनवाइट किया था। जी। और जो बात आप कह रहे हैं कि हमारा रिमोट कंट्रोल दिल्ली में नहीं रहेगा, जी, छत्तीसगढ़ की बात छत्तीसगढ़ से होगी। जी, छत्तीसगढ़ के जनहित की बात के फैसले यहीं से लिए जाएंगे। जी, जी। बहुत अच्छी सोच थी, बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ जोगी कांग्रेस का गठन हुआ। लेकिन आपको लगता है कि जो बीजेपी और कांग्रेस की मजबूत स्थिति है, जेसीसी जे बहुत दूर है अभी उससे? जी नहीं, कोई भी हम ऐसा बोल नहीं सकते बीजेपी मजबूत स्थिति में है। मजबूत स्थिति में थी तो 15 सीट में क्यों सिमट गई? 15 सीट में ही सिमट गए। लहर भी कहा जाता है। जी, लहर सुनामी। जी, वो लहर ही था। कहीं ना कहीं बीजेपी हारी, कांग्रेस जीती नहीं है। जो कांग्रेस आज ये समझ रही है कि हम जीते हैं, हमारा बहुमत है, ये नहीं है। बीजेपी को लोगों ने दरकिनार किया, उसका लाभ कहीं ना कहीं हमको भी मिला 7 सीटों के रूप में। और इस बार भी हम पूरे बल से 90 सीट का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आपके दिग्गज नेता तो आपकी पार्टी का साथ छोड़ गए, देखिए चले गए। देखिए, सबका अपना अपना राजनीतिक अनुभव होता है। वरिष्ठ है हमारे, आदरणीय रहे हुए हैं, उनके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सब अपना अपना फ्यूचर देखते हैं। जैसे हमें लग रहा है कि हम इस पार्टी में जुड़। विधायक ही आपका साथ छोड़ गए जी, जो चुन के थे आपके विधायक, आपकी पार्टी के विधायक। जी, जी, जो साथ छोड़ गए। साथ छोड़े नहीं है, विचारधारा का वो रहता है। राजनीति में कुछ भी कभी भी हो सकता है। अभी ऐसा समीकरण बन जाए कि हमारे बिना सरकार ना बने, तो अभी जो गए हैं वो छोड़िए, कांग्रेस से भी आधे लोग हमारे पास आ जाएंगे, बीजेपी से भी हमारे पास आ जाएंगे। ये सब समय है। महाराष्ट्र में देखा है आपने, शरद पवार राजनीति के धुरंधर लोग, उनका साथ सब छोड़ के चले गए, सरकार टूट गई। आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की संभावनाएं बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। जनता के हाथ में सब है, जनता देख रही है। जनता कुछ प्रदेश में डी कंपनी की सरकार चल रही है, जैसे अंडरवर्ल्ड में दाऊद का। प्रदेश में 20 साल से डी कंपनी का सरकार चल रहा है। पहले डॉक्टर साहब ने चलाया, अब भूपेश बघेल दाऊ साहब है, ये भी डॉक्टर ही। भूपेश है तो भरोसा है, ये बातें कही जाती है। ये स्लोगन कांग्रेस का है। वादे से ज्यादा। चलिए, सत्यप्रकाश जी कुछ ऐड कर रहे हैं। सत्यप्रकाश शर्मा जी। छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी जी बहुत अच्छे नेता थे, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे। छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उनको पहला छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन आप देखिए रिकॉर्ड, 38 सीट, 40 सीट भाजपा, 46 सीट, 48 सीट कांग्रेस। ऐसा ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होता रहा। ऐसा ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होते रहा जब तक अजीत जोगी जी थे। अजीत जोगी जी ने एक नई पार्टी बनाई, उसमें ठीक है, मैं अजीत जोगी जी का बहुत बड़ा फैन। अजीत जोगी मेरे को बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन अब वो बात। लेकिन आपको तो अगर जोगी जी अच्छे लगते तो उन्हीं की पार्टी के साथ रहना चाहिए था। नहीं, अब वो बात नहीं रही। अमित जोगी जी में वो बात अब नहीं है, इसलिए अब इनका कोई वर्चस्व नहीं है। अब सिर्फ कांग्रेस और भाजपा में फाइट होगा।
जी। प्रिंकल जी, 2023 के चुनाव में वर्चस्व तो पता चल जाएगा। जो हमारे पिता तुल्य स्वर्गीय जोगी जी अपना एक वोट बैंक स्थापित करके गए हैं प्रदेश के जनता में, हम अपना वोट बैंक दुगना करेंगे। कम से कम 30% के आसपास हमारा वोट बैंक बढ़ जाएगा। 30%? बिल्कुल, उस आधार पे हम देखेंगे किसकी सरकार बनती किसकी नहीं। आपको मालूम है कि बीजेपी को कितना परसेंट मिला था पिछली बार? परसेंटेज के पहले ये 18 के चुनाव का मैं स्टडी नहीं किया हूँ, सॉरी, लेकिन जो उसके पहले चुनाव हुए हैं 13 तक, उस समय 1% से कम का अंतराल हुआ करता था। बराबर के वोट प्रतिशत की बात कह रहे हैं? जी जी, बीजेपी के वोट प्रतिशत जो मिले थे उसके। हाँ, तो बीजेपी अब उतनी भी मतलब फेल पार्टी नहीं है मेरे हिसाब से। जी जी जी, चलिए, तो वोटिंग प्रतिशत की बात भी हुई। जीत हार का जो फासला रहा वो भी 10% के आसपास था। पहले 0.9, 10% नहीं, 1%। नहीं, पहले 0.71% का फासला रहता था। हाँ। पिछली बार चूंकि लहर थी और उसको लहर तो 18 में थी जी, लेकिन बीजेपी की हार की लहर थी। 15 साल के बीजेपी के कुशासन से लोग त्रस्त हो गए थे। चलिए, तो इस बार भी देखेंगे। सत्यप्रकाश जी से मैंने बात की, जेपी जायसवाल जी से बात करना चाहूंगा। जेपी जायसवाल जी, जेसीसी जे अपनी मजबूत स्थिति को लेकर बहुत सारी बातें कह रही है। आपको क्या लगता है कि जनता भूपेश सरकार पर भरोसा करे? जैसे भूपेश है तो भरोसा है। बिल्कुल सही बात है ये जी, भूपेश है तो भरोसा है। और काका जो हम बड़े प्यार से बोलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, काका ऑडियंस जिंदा आगे है, है, काका भी जिंदा है। काका भी जिंदा है और पूरा छत्तीसगढ़ के विकास करे बर हमार काका का ही जरूरत है। बीजेपी के कोई ऐसे नेता नहीं है अभी हमारे छत्तीसगढ़ में कि जो काका ला टक्कर भी दे सके, यो मन के आसपास भी फटक सके। आप देखे होंगे 15 साल बीजेपी ने शासन किया, रोड की क्या दुर्गति हुई है, शिक्षा का क्या स्तर गिरा है। अभी आपने देखा होगा कि भूपेश सरकार ने आत्मानंद स्कूल का विस्तार किया है, जिसमें गरीब बच्चों को एडमिशन दिया है, मुफ्त में पढ़ाई दे रहे हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ा हुआ है। और मेडिकल में भी आप देखेंगे, मेडिकल में इतनी सारी सुविधाएं अभी छत्तीसगढ़ में बढ़ गई हैं, जिस उसके लिए क्या बोलते हैं आप, जिसके लिए हम बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता जैसे कैंसर हुआ या और गंभीर बीमारी हुआ, जिसके लिए हम दौड़ भाग करते थे, इतने परेशान हो जाते थे, आर्थिक रूप से भी परेशान होते थे, शारीरिक रूप से भी परेशान होते थे। बहुत सारी चीज़ें छत्तीसगढ़ शासन ने इन 5 सालों में ऐसा किया कि लोगों की परेशानी हरने का काम किया है। सरकार की एक परिकल्पना है कि तुहर सरकार तुहर द्वार। क्या सर? तुहर सरकार तुहर द्वार। जी, तो सरकार पहुंची? बिल्कुल, एक एक घर में पहुंच रही है। जैसे हम भी कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, जो भी नया चीज आता है जो लोगों के उत्थान के लिए रहता है, हम घर घर जा के उससे लोगों को परिचित करवाते हैं, उसका लाभ लेने के लिए बोलते हैं। और इवन कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता अपने आप से बढ़कर खुद से उनका फॉर्म भरता है, जमा करता है, उनको जितना बेनिफिट दिलाना होता है सब दिलाने की कोशिश करते हैं। चलिए, एक बात और कि अभी हाल ही में हेल्थ सेक्टर को लेकर हमर अस्पताल, सलम स्वास्थ्य योजना, दाई दीदी क्लिनिक स्कीम, इन स्कीमों से बदलाव आया जनजीवन में? बिल्कुल, आप देखेंगे अभी नेशनल हाईवे रोड में या फिर गांव-गांव के बीच में जो रोड डिवाइड हुआ है, आप देखते होंगे इस पूरे छत्तीसगढ़ में आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। त्वरित उपचार के लिए वहाँ पे गांव-गांव में आजकल स्वास्थ्य का विभाग खोल दिया गया है। इतना कॉन्टैक्ट नंबर बढ़ा दिया गया है कि 10 मिनट के अंदर अंदर वहाँ गाड़ियाँ आ जाती हैं, एक्सीडेंट वाले को उठा के ले जाती है और त्वरित इलाज चालू कर देती है। ये भूपेश सरकार की खूबी है, जो जिनके द्वारा बहुत तेजी से इस क्षेत्र में कार्य किया गया है। चलिए, काफी कुछ अवार्ड भी मिला प्रिंकल जी केंद्र सरकार की तरफ से, चाहे लघु वनोपज की खरीदी में हो, चाहे हेल्थ सेक्टर में हो। आवास में भी 2021 में अवार्ड मिला था छत्तीसगढ़ को। अवार्ड मिल रहा है अगर केंद्र सरकार से, केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है, तो काम तो हो रहा है ना जी। देखिए, बताना चाहूंगा भैया, अभी मेरे को बताया, अभी हमने सुना प्रदेश अपराध का गढ़ बन चुका है, बलात्कार हो रहा है। मेरा सवाल आपसे क्या था,
मैं जी मैं इनके बातों का एक लाइन का जवाब देना चाहूंगा। जी स्वास्थ्य व्यवस्था अभी भी लचर है, स्वास्थ्य व्यवस्था का वैश्विकीकरण हो रहा है और अपराध का गढ़ बन गया है छत्तीसगढ़। फिर भी अगर भैया बोल रहे हैं कि अच्छा चला रहे हैं सरकार, तो इस बार के चुनाव में जनता बता देगी। जनता तो सब देख रही है और जनता सब देख रही है, जनता इसका जवाब भी देगी। चलिए, अपराध का गढ़ कैसे बन रहा है, क्या अभी अभी आपने देखा रायपुर में एडिशनल एसपी के कार्यालय के पार्किंग में एक नाबालिग युवती के साथ 4 लोगों ने बलात्कार किया। उसके पहले रायपुर में ही मंदिर हसौद थाना के अंतर्गत में रक्षाबंधन के दिन भी बलात्कार हुआ। ऐसे बहुत सारे मामले हैं और ब्लैकमेलिंग के भी। मुझे लगता है कि इस पे पूरे देश को सोचने की आवश्यकता है। इंदौर की घटना भी आपने देखा जी, ये ऐसी घटना है जिससे पूरे देश को शर्मसार होना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। नहीं, और देखिए इसमें ये है को भी ये ऐसी घटनाएं झकझोर देती है जी। इस पे सरकार को भी सख्त कदम उठाना चाहिए। इस पे प्रदेश सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार ने कदम ये उठाया कि ऐसे मामलों में जो लोग संलिप्त है उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ये तो पहले भी था। आप अपराध में लिप्त रहेंगे तो आपको गवर्नमेंट नौकरी पहले कहाँ मिलती थी, वो तो पहले भी था, कुछ नया नहीं है। छेड़खानी, रेप, ये तो देखिए छेड़खानियों का ऐसा है कि सारी चीजें, इस पे कुछ विशेष ठोस कार्रवाई इनके द्वारा की नहीं गई है, सिर्फ बोलने का है। अब ये बोलते हैं 75 पार, भाई 90 ले लें पूरा, 15 को क्यों छोड़ रहे हैं? अब जनता के भरोसे पर कायम रहेंगे। जी जी, जनता तो सब सिर उद्धार करती जी, है, जनता ही है, सब जनता है वो सब जानती है। सत्य प्रकाश जी काफी मुस्कुरा रहे हैं आप, जनता के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई आपकी सरकार ने। अगर यहाँ कोई भाजपा का नेता कोई होता तो उनसे बात करने में मजा आता। जेसीसी जे तो आप ही का भी नहीं, जेसीसी जे ठीक है, एक पार्टी है, एक सम्मान है, लेकिन पूरे 90 विधानसभा में जो स्थिति पहले थी वो आज नहीं है। अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े नेता थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन अमित जोगी में अब वो दम नहीं है कि कांग्रेस को कहीं। हम लोग पार्टीगत ज्यादा बात ना करके विकास कार्यों की बात करें। विकास कार्यों की एक अगर फौरी तौर पर समझा जाए तो आप कौन कौन से विकास कार्य को मानते हैं कि जो मील का पत्थर साबित हुई छत्तीसगढ़ के लिए? छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों को रोजगार मिला, पुरानी पेंशन बहाली हुई। आज छत्तीसगढ़ में शासकीय जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं जो पूर्व में जिनको पेंशन नहीं मिलती थी वो पुरानी पेंशन बहाल हुई। तो तमाम पहलुओं को हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। जेपी जायसवाल जी, हमने स्वास्थ्य के बारे में बात की, शिक्षा की बात की। अगर इस सरकार में ये देखा जाए किसानों की संख्या बढ़ी है, जिस पर सरकार लगातार दावे भी करते हैं, 24.5 लाख किसानों की संख्या हुई है जो 2018 में करीब 15 लाख के आसपास थी। इसके पीछे की मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? क्या धान का वाजिब दाम दे देने से ये हुआ है या कृषि के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने में सरकार सफल रही? देखिए, इसमें हुआ ये है मेरे हिसाब से, जो युवा है, युवाओं को खेती किसानी में रुचि बढ़ी है, वो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। जब घर में जमीन जायदाद है अपना, तो क्यों ना हम उसमें तरह तरह की खेती किसानी करके अपने जीविकोपार्जन का साधन को खोजा है। और बढ़ते हुए जो जितना रेशियो अभी बढ़ गया है, ये उनका एक कारण है कि उनका रुझान नौकरी पेशे में जाने की बजाय अपने स्वयं के हिसाब से अपने पैरों में खड़े होने का जो जज्बा युवाओं ने दिखाया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। आपका ये मानना है कि पहले युवा कृषि क्षेत्र में नहीं जाते थे, भूपेश बघेल सरकार की नीतियों की वजह से युवा कृषि क्षेत्र में आए? कहीं ना कहीं तो भूपेश सरकार से प्रेरित होकर युवा खेती किसानी की ओर अग्रसर हुए हैं और वो बधाई के पात्र भी हैं। चलिए सत्यप्रकाश जी, आऊंगा प्रिंकल जी आपके पास। युवाओं का कृषि के प्रति अगर रुझान बढ़ा है तो क्या मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? युवाओं का कांग्रेस के प्रति रुझान है,
खेती के प्रति पूछ रहा हूं मैं, खेती के प्रति। जी, खेती के प्रति भी रुझान है। आप देखिएगा पिछले 15 साल भाजपा का और कांग्रेस का ये 5 साल ही हुए हैं। अभी 10-15 साल और अभी कांग्रेसी रहेंगे। आज किसान का जो बेटा है वो किसानी करना चाहता है, क्योंकि 2600 रुपये धान मिल रहा है। आने वाले समय में 2800 रुपये की घोषणा 1-2 दिन में हो जाएगी। 3600 की भी बात हुई थी बीच में। नहीं सर, वो तो नहीं, जो देंगे वो देंगे, जो बोलेंगे वो देंगे। पहले 2600 बोले थे, आज दे रहे हैं, और अगली 2800 रुपये का है, वो देंगे। चलिए देखते हैं कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है। प्रिंकल जी कुछ कह रहे थे आप। ये जी, अभी इन्होंने बताया कि कृषि की ओर युवा का ध्यान भटका है। यूपीएससी का सीट, अभी इतना बड़ा घोटाला हुआ, जब यूपीएससी के सीट को बेचेंगे तो सब जुडिस मामला है। देखिए जी, कोर्ट में याचिका लगी है। याचिका, ये सारे चीज ये हो गई कि सांप निकल गया, अब लाठी मारते रहो। नहीं तो आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है? जी, न्यायपालिका के ऊपर तो हमको भी भरोसा है जी, लेकिन अभी तो सांप निकल गया, अब लाठी मारते तो रहिए। न्यायपालिका ने और रहा बात इनका जो फसल, जी, मैं उसमें बोलना चाहूंगा, हमारे नेता श्री अमित जोगी जी ने कहा है 4000 रुपए प्रति क्विंटल अनलिमिटेड कर देंगे। हमारे यहाँ ये नहीं रहेगी कि 20 मतलब प्रति एकड़ 20 क्विंटल, ऐसा नहीं रहेगा। और एक मुश्त पैसा देंगे, एक मुश्त। और इसका शपथ पत्र भी दिया है उन्होंने कोर्ट में जाके। आप दिलवा दीजिए सीएम साहब से, उनको बोल दीजिए जो बोल रहे हैं वो कर लेंगे। नहीं, आप जानता तो इनका पहले का घोषणा पत्र में भी तो पूरा नहीं हुआ है। हाँ, भरोसा तो करना जरूरी है ना। अब आप लोग पार्टी कार्यकर्ता, देखिए 4000 रुपये ये एक जुमला है। 4000 रुपये तो किसी कीमत में कोई भी पार्टी हो वो नहीं दे सकती। जो दे सकती है वो हम बोलते हैं। हमने 2600 बोला था, 2600 पूरा 5 साल हमने दिया है, आगे 2800 का हमारा ये है। चलिए अब धान से इतर थोड़ा से वनवासियों के उत्थान की बात कर ले, क्योंकि रायगढ़ में भी जनजातीय समूह निवास करती है। लघु वनोपज की अक्सर बात होती है, सत्यप्रकाश जी और साथ ही जेपी जायसवाल जी। अभी लघु वनोपज 65 के आसपास खरीदी कर रही है सरकार, जिसकी संख्या पहले बहुत कम थी। तो क्या लघु वनोपज की खरीदारी से जनजातीय समूह की स्थिति मजबूत हुई है? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो मजबूती दिखती है, जो जनता को दिख रही है। और जितने भी लघु उपज वाले काम हैं उससे भी लोग जुड़े हुए हैं, और उससे भी अच्छे खासे अपने आमदनी का एक साधन बना चुके हैं जी। और आप देखे होंगे आजकल एक छत्तीसगढ़ में एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूँगा जी। आप कभी भी पुराने रास्तों पे जाएंगे जी और गर्मी का दिन होगा तो 2-4 महिलाएं अपने गांव की वो एक टोकरी लेके महुआ पेड़ के नीचे में महुआ बिनती रहती हैं। मतलब इसको भी आप एक छोटा सा उदाहरण मान सकते हैं। उसको लेती हैं, बिनती हैं, दिन भर का काम करती हैं और उसको जाके बेच के वो उसका लाभ कमाती हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अपन काम कर रहे हैं। आज चूंकि छत्तीसगढ़ की जनजातीय जो समुदाय है उनका प्रकृति से बहुत गहरा जुड़ाव है और लिहाजा उनकी रीति नीति संस्कृति से भी खासा जुड़ाव है और इसके उत्थान को लेकर अक्सर बात होती है। अब जैसे देवगुड़ी का विकास हुआ, इस पे बहुत सारे काम हुआ। छत्तीसगढ़ी संस्कृति, क्योंकि हम संस्कृति की धानी में मौजूद है प्रिंकल जी, यही राष्ट्रीय रामायण महोत्सव हुआ जिसकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा हुई। चक्रधर समारोह भी यहीं पे होता है। जी मैं आपको बोलना चाहूंगा जी, जब सरकार इनकी बनी 18 के बाद, शायद 1 साल 19 में जैसा चक्रधर समारोह होता है वैसा हुआ। उसके बाद 20 के बाद लॉकडाउन लग गया, 20 और 21 चला गया, 22 में भी फॉर्मेलिटी हुआ और 23 में भी फॉर्मेलिटी हुआ। जो चक्रधर समारोह 10 दिन का हुआ करता था उसको उन्होंने 3 दिन में ले आए। हम मीटिंग में गए हुए थे, हमें कहा गया कि राजनीतिक पार्टियों का एंट्री नहीं है,
जनप्रतिनिधियों की का निमंत्रण नहीं है। उसके बाद विधायक जी आते हैं, महापौर जी आते हैं और मीटिंग होती है, और जो राज परिवार है उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि 3 दिन में आप सहमति दीजिए, 3 दिन का ये किया गया। और जबकि मैं सूचना के अधिकार में मैं खुद निकाला हूं, 40 लाख रुपए का छत्तीसगढ़ शासन सांस्कृतिक विभाग से फंड हर साल का आता है, जो हर साल बढ़ रहा है। 2008 के पहले की जानकारी तो जिला प्रशासन के पास है ही नहीं। 2008 से लेकर 15 तक की जानकारी मेरे पास थी, उसमें भी बहुत भ्रष्टाचार था, लेकिन वो छोड़िए। उसके बाद जब ऐसा हो रहा है तो 3 साल तो ऐसे ही चला गया। अभी कम से कम अच्छा से करना चाहिए था, तो उसको भी 3 दिन में लाके अटका दिए। जो हमारी पहचान है चक्रधर समारोह, जिसके नाम से जाना जाता है पूरे विश्व में हमको। लेकिन रायगढ़ का नाम एक खानापूर्ति, जब प्रोग्राम में खानापूर्ति कर दिए तो आप बोल नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बोल ही नहीं सकते। आप बोल ही नहीं सकते। बिल्कुल बोल ही नहीं सकते। 5,000 रुपए कोई सम्मान राशि है कलाकारों की। मैं निजी कार्यक्रम करवाता था, मैं मेरे एनजीओ के तहत निजी कार्यक्रम करवाता था। 21,000 मैं देता था मैं। और शासन, ये शासन, इसके पहले बीजेपी की सरकार थी, यहाँ के बड़े उद्योगपति हैं। आप ये देखिए कि रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव हुआ जी। रायगढ़ के भी नृतक दल गए जी, उससे उनका भी विकास हुआ। कई ऐसे मौके आए, चाहे रामायण मंडलियां थी, उनके आयोजन, उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रतियोगिता का आयोजन किया, मानस प्रतियोगिता का। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कोरोना में जो हाशिए पर जा रहे थे, सरकार ने उनको एक मजबूत आर्थिक सहायता देने की कोशिश की? देखिए, कोशिश में तो कुछ भी सरकार कर सकती है सरकार, लेकिन जब तक वो धरातल में दिखेगा नहीं, वो कोशिश का कुछ वो नहीं है। चलिए रिजल्ट पे अब कैसे जाए? जायसवाल जी देखिए, रायगढ़ में छत्तीसगढ़ में रायगढ़ एक ऐसा मात्र जिला है जो संस्कृति और राजधानी है। यहाँ पे इतने सारे प्रोग्राम हमेशा आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और जो चक्रधर समारोह 3 दिवसीय हुआ है, इसमें एक रायगढ़ के लोकल बॉडी जिसमें थोड़ी सी भी कला थी, उसको भी शासन के द्वारा मंच प्रदान किया गया। ये उन कलाकारों के लिए उत्साहवर्धन का काम करेगी। वो पहले भी मिलता था, पहले नहीं मिलता था, पहले भी मिलता था। विदेशों से बाहर में बुला लेते थे। पहले इन्होंने 3 दिन के हिसाब से इस बार स्थानीय लोगों को मौका दिया, पहले 10 दिन के हिसाब से मौका दिया जाता था। कहीं ना कहीं कटौती हुआ है। जी, मेरे जानकारी में मिलता था। पहले गिने चुने लोगों को दे दिया जाता था। अभी जो समारोह हुआ है उसमें लोकल स्तर के लोगों को पूरे 3 दिन में 6 दूनी 12 घंटा सबको दिया गया है। हमारे सभी ये पहले 10 दिन के हिसाब से लोगों को मंच मिलता था। 3 दिन करने का कारण बता दीजिए आप 3 दिन करने का कारण बता दीजिए। 10 दिन के कार्यक्रम को 3 दिन करने का कारण बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे में स्थानीय कलाकारों को इतना बड़ा मंच मिलना, जो पूरे भारत में ख्याति प्राप्त है, इतना बड़ा मंच मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। और छत्तीसगढ़ शासन ने उन सभी को मौका दिया है, स्थानीय कलाकारों को। चलिए सत्यप्रकाश जी, ये कि जो प्रिंकल जी कह रहे हैं कि 3 दिन का ही हुआ और स्थानीय कलाकारों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, नहीं, ये तो झूठ बात है जी। इस बार जब से चक्रधर समारोह चालू हुआ है, कब से इस बार स्थानीय लोगों को, छोटे से छोटे कलाकार को इतना बड़ा मंच, जहां अपन बैठे हैं वहीं पर चक्रधर समारोह हुआ था और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। इसकी पूरे रायगढ़ शहर में तारीफ हुई। अच्छा, मैं ये बताना चाहूंगा, ये जो ऑडिटोरियम में आज ये प्रोग्राम हो रहा है, नवा रायगढ़ नवा छत्तीसगढ़, इसी ऑडिटोरियम का निर्माण इसी कारण हुआ था कि चक्रधर समारोह का यहाँ भव्य आयोजन हर साल किया जाए, जिसमें बरसात में पानी ना गिरे, कलाकारों को किसी प्रकार का अपने कला दिखाने में अवरोध पैदा ना हो। इस निर्माण ही नगर निगम के द्वारा इसीलिए किया गया। हमको जगह से आपत्ति नहीं है, अगर इतना ही था तो रामायण महोत्सव को भी यहाँ करा लेना था। क्यों 1.5 करोड़ का प्लान टेंट लगा के करवाए?
करोड़ों रुपए खर्चा करिए, हमको उससे आपत्ति नहीं है, पेट हमारे में दर्द आराध्य सभी श्री का राम। होता है, अगर लेकिन कोई चकदर अच्छा समारोह काम जो होता है हमारा तो पेट स्थानीय में दर्द कार्यक्रम है सबको उसके होता साथ है। समझौता। देखिए वो जगह का व्यवस्था रहता है, जहां जैसा जगह रहेगा आदमी वैसा ही सेट होता है। जो आदमी आए थे वो भी पता है, जो लाए गए थे वो भी पता है। चलिए सर प्रकाश जी, देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, रामायण महोत्सव जो हुआ है उसमें एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो अपने मन से आया हो, सारे अपने दिल से पूरी इच्छा से आए हैं। इनका कहना जो है कि लाया गया है, गलत बात है। रामायण महोत्सव जैसे कार्यक्रम भूपेश सरकार ने करवा दिया है, ना बीजेपी वाले ना पूर्व के अजीत जोगी सरकार ने ऐसा कोई भी कार्यक्रम आज तक का छत्तीसगढ़ में नहीं करवाया है। भूतो ना भविष्य, आपको नहीं लगता कि इस तरह का कार्यक्रम की सोच रखना, उसको उतारना जमीन पे? कार्यक्रम आयोजन श्री राम जी हमारे आराध्य हैं जी, सम्मान है, हमें उससे वो नहीं है। लेकिन जो स्थानीय लोग, जो कार्यक्रम हमारे जिले की गरिमा थी उसके साथ समझौता किया गया ना, ये क्यों नहीं स्वीकार रही है? ये स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिला ये बोल के पल्ला झाड़ नहीं सकते, ये सब पता है। सत्यप्रकाश जी, चूंकि सांस्कृतिक धानी में हम लोग मौजूद हैं, रायगढ़ के विकास को समझा जाए, कांग्रेस सरकार में कितना विकास हो पाया रायगढ़ में? रायगढ़ में बहुत विकास हुआ है। रायगढ़ में विकास बहुत हुआ है। विकास गिनाया नहीं जाता, देखा जाता है। अगर ट्विंकल भाई हमारे ये अपनी नजर से देखेंगे तो उनको भी एहसास होगा कि विकास तो हुआ है। चलिए, हर तरफ से, मैं गरीब आदमी हूं, स्कूटी में चलता हूं, सरकार इनकी है, इन लोग तो 4 पहिया में चलते हैं। हर तरफ केवल धूल का पाउडर जो है वो उड़ता है। रायगढ़ 4-5 किलोमीटर में सिमट गया है, हर तरफ प्रदूषण, उसको रोकने के लिए कोई रोड मैप नहीं है इनके पास। मैं एक हट के बात कर रहा हूं। 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ, अजीत जोगी पहले मुख्यमंत्री बने, जबकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जब एक था तो छत्तीसगढ़ से ही मध्य प्रदेश में सरकार बनती थी। छत्तीसगढ़ का यह दुर्भाग्य है। अगर राजनीति वाली बात है तो 3.5 साल अजीत जोगी जी को मिले। अजीत जोगी ने ऐसा क्या काम किया और क्या नहीं किया जो 15 साल हम विपक्ष में बैठे, जबकि विद्याचरण शुक्ल, श्यामाचरण शुक्ल छत्तीसगढ़ के बड़े नेता थे। उन्हीं को मैनेज कर लिया होता आप लोगों ने। 3 का रिजल्ट देखिए, राकपा से वो चुनाव लड़े, 7% का वोट बैंक वो ले गए, उसके कारण आपकी गवर्नमेंट नहीं आई। इसको आप क्यों नहीं देख रहे हैं? नहीं, आपको मैनेज करना था, वो तो आपके शीर्ष नेतृत्व से जुड़े लोग थे। ऐसा नहीं है। आप देख, मैं नेट सर्च करके देख लीजिए, मैं पहले सर्च करके देख लीजिए। मैं पहले भी बोल चुका हूं, रिकॉर्ड है आपके पास। 48 सीट भाजपा, 42 सीट कांग्रेस, 40 सीट कांग्रेस, ऐसा ही हुआ है। जब तक अजीत जोगी, हमारे भूपेश बघेल ने जब पद यात्रा स्टार्ट करी तो उन्होंने कहा कि अजीत जोगी अगर कांग्रेस में रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। तो हमारे आदरणीय ऊपर सोनिया गांधी जी, इन लोगों ने फैसला किया कि भूपेश बघेल आगे रहेंगे, अजीत जोगी को कांग्रेस से बाहर करो। चलिए, देखिए, राजनीति के उठापटक किसी पार्टी के अंदर रहती है, और जिस तरह से जेसीसी जे का जो निर्माण हुआ उस पर हम बहुत ज्यादा नहीं जाते। जनता का कौन पार्टी क्या कितना भला कर सकती है ये काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जनता के जो मुद्दे होते हैं अगर उस पर काम होगा, क्योंकि देखिए अब जुमले से काम नहीं चलेगा। जनता भी ये समझने लगे कि जुमला क्या है, वादे क्या है जो पूरे हो सकते हैं। जी बिल्कुल, जुमले से अब काम नहीं चलेगा, अब शपथ पत्र चलेगा। अब जो काम कर रहे हो शपथ पत्र में दीजिए, आप नहीं करेंगे तो आपको जेल भेजेंगे। अभी इन्होंने कहा 4000 जी किसानों को हम देंगे। ये बता दें 4000 कहां से देंगे? आपको शायद छत्तीसगढ़ का बजट आदरणीय है, आपको पता होगा। हम लोग का छत्तीसगढ़ का बजट 1,80,000 करोड़ रुपए का है। 1 लाख करोड़ के आसपास, वो 1,15,000 करोड़ के आसपास पहुंच।
पहुंचा हाँ, है। जी जी, इतना बड़ा बजट है। Supplementary अगर आपको बता- किसानों के लिए करना ही है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा जैसा जाना जाता है, किसानों के लिए करना है तो फंड पर्याप्त है। आप हम शपथ पत्र दे रहे हैं, आप हमारे लिए काम कीजिए, सरकार बनाई है हमारी, हम देंगे पैसा। हम 2600 रुपए जब देना स्टार्ट किए, केंद्र की सरकार ने आपत्ति लगाई, हमारा धान खरीदने से इनकार किया गया। हम लेकिन जो वादा किए थे उसको पूरा किए। हम राजू मितान के तरफ से किसानों को पैसा दिए। आप किस मदद से पैसा देंगे? बेरोजगारी भत्ता का मैं बात बताना चाहूंगा, ये शुरू दिन से इन्होंने घोषणा किया था, इसी साल दिया है। 4 साल का जोड़ के दिलवा दीजिए युवाओं को, हम माने। आप जो बोलते हो करते हैं। 4 साल क्यों गैप हुआ, आप काउंट करके दिलवा दीजिए। देखिए, अब बेरोजगारी भत्ते की जहां तक बात है, आप बेरोजगारी दर भी देख लीजिए छत्तीसगढ़ में, राष्ट्रीय औसत से तो बहुत कम है छत्तीसगढ़ में। कोरोना का समय था, आरबीआई ने खुद तारीफ की कि जो रूरल जो वर्क हुए यहाँ पे बहुत बेहतर हुए। कोरोना में बाकी राज्यों की स्थिति भी देख लीजिए, कई की नौकरी गई। तो आप तो ये मानेंगे कि 3 साल कोरोना में भी छत्तीसगढ़ में जो काम हुए उसकी तारीफ राष्ट्रीय देखिए, स्तर पर वो हुई। हमारे देश के लिए एक संकट का पल था। सभी शीर्ष नेतृत्व ने बहुत अच्छा काम किया और हम आज सब जो हमारे बीच नहीं है कोरोना महामारी में, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते 3 हैं। साल कोरोना का, 3 साल, करीब 2.5 से 3 साल समय गुजरा कोरोना का। 2.5-3 साल नहीं था, 1.5 साल था, 1.5 से 2 साल, 2.5 साल नहीं था। देख, अब 2.5 साल बोलेंगे तो ये लोग बोलेंगे हमारे पास 2.5 साल कोविड में चला गया, हम कोविड- काम क्या गिराएं। कोविड-19 नाम दिया गया, ठीक है, कोविड-19 मार्च 23 से लगा था, मार्च 23 से मार्च 23 मार्च- नहीं, मार्च 20। 23 मार्च 2020। देखिए, अब उस पे आप दिनांक पे जाएंगे तो आप उलझ जाएंगे। जी, जी, मैं कोविड-19 इसलिए रखा गया था कि 2019 में कोविड आया, आखिरी में चाइना में आया, और 2020 मार्च में लॉकडाउन का जो स्थिति बनी थी वो 2020 फिर बीच में 23 मार्च को बनी लॉकडाउन थी। लगती गई। 22 में भी स्थिति रही कोरोना की। तो आप मान लीजिए 2 से 2.5 साल। तो आपको नहीं लगता कि कोरोना एक बहुत बड़ी चुनौती रही केंद्र बिल्कुल, सरकार? लोगों ने जागरूकता भी दिखाई है इस पे, लोग अपने जागरूकता से भी इसमें बचे हैं। सरकार तो अपना काम कर ही रही है। वो चलिए। तो बीजेपी की भी सरकार होती तो भी करती। उड़ीसा में भी हुआ है, क्षेत्रीय पार्टी की सरकार है। सरकारें लेकिन तेलंगाना गए अमित जोगी जी, कोशिश उन्होंने की कि किसी क्षेत्रीय दल से गठबंधन कर लिया जाए, लेकिन जी। क्यों, कहाँ अड़चने आ गई? जी, अड़चने ऐसा है, वो 2 राष्ट्रीय मतलब जो हमारी कोर कमेटी की टीम है, उन्होंने ये अनुमति जो शीर्ष नेतृत्व में हुई है, उसमें कुछ तकनीकी होल्डिंग है, उस कारण से रुका हुआ है गठबंधन। बाकी अब गठबंधन जो है वो क्षेत्रीय पार्टी जो प्रदेश की है उनसे किया जाएगा। दूसरे राज्य में जो है वहां की पार्टियों से हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। चलिए, तो अर्जुन, दूसरे दौर की चर्चा को यही समाप्त करते हैं और कोशिश ये रहेगी कि आगे भी हम इस परिचर्चा को जारी रखें। हमारे गणमान्य जो अतिथि हैं वो पहुंचे और एक एक करके हम चर्चा करें। तो नवा रायगढ़, नवा छत्तीसगढ़ के इस परिचर्चा में मैं आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जी, ये परिचर्चा के दूसरे दौर में मैं आग्रह करूंगा कि इसका समापन परिचर्चा का हुआ है दूसरे दौर का, तो कृपया मोमेंटो के मैनेजिंग एडिटर आर.के. गांधी साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया हमारे मेहमानों को मोमेंटो देकर के सम्मानित करें।